हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने आज एमसीक्यू मीन्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करूँगा कि जूरिस्प्रूडेंस का कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है और कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस एग्जामिनेशन में आया है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जूरिस्प्रूडेंस को आज हम डील करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूं तो आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, कोई पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसी चैनल पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने केस लॉ करा दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 भी मैंने कंप्लीट करा दिया। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 167 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो मेरा आज का सेशन है ये जूरिस्प्रूडेंस पे होने वाला, मीन्स की विधि शास्त्र पे होने वाला है। विधि शास्त्र से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो किस किस एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपको एक समझने में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि हाँ ये क्वेश्चन है इस लेवल का है तो ये इस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको भ्रमित करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। जो मैं बताऊँगा सटीक बताऊँगा और वो चीज़ बताऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा, क्योंकि मैं खुद भी यूपी पीसीएस जे के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो बताऊँगा वो सटीक बताऊँगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विधि शास्त्र मानवीय एवं दैविक चीज़ों का ज्ञान है। बताया जा रहा है विधि शास्त्र जो है मानवीय एवं दैवीय चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा? यह कथन ऑस्टिन अल्पियन के द्वारा कहा गया है। अब देखिए इसका जब एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ दिखेगा। अल्पियन की यह परिभाषा विधि शास्त्र की आदर्शवादी परिभाषा की श्रेणी में मानी जाती है। जो अल्पियन के द्वारा ये जो परिभाषा दिया गया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यह एक आदर्श परिभाषा माना जाता है। आदर्श परिभाषा मीन्स की एक अच्छा परिभाषा माना जाता है। अल्पियन की परिभाषा को दो भाग में विभाजित किया। प्रथम भाग में समाज के लोगों के संबंध को निर्धारित करने वाला और दूसरा दैवीय बातों को मानवीय स्रोतों के द्वारा प्राप्त विधियों का अध्यारोपित किया गया है, मीन्स की अपेक्षित है। इनका जो डेफिनेशन है वो दो भागों में बांटा गया है। एक प्रथम समाज के लिए बांटा गया है और दूसरा दैवीय शक्तियों के लिए बांटा गया है। अल्पियन इस टाइप की बात करते हैं। अब इनका देखिए क्वेश्चन में भी लिखा है विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय, मीन्स कि मानव से भी रिलेटेड ये अपने जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में मानव के बारे में भी बात की है और दैवीय मीन्स कि देवी से भी रिलेटेड, जो नेचुरल से रिलेटेड है उससे भी बात इन्होंने किया है। और आप देख सकते हैं ये यूपी सीजे में पूछा गया था 2015-2016 का ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का वेटेज समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ तक आ सकता है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विधि शास्त्र दैवी और मानवीय बातों का ज्ञान है, सही और गलत का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन अल्पियन महोदय का ही। अल्पियन महोदय ने ही कहा है कि ये देवी के बारे में भी बात करते हैं और मानवीय के बारे में बात करते हैं। इससे आपको रिलेट कर सकते हैं कि जो अल्पियन महोदय हैं वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दैवीय के बारे में बात करते हैं और मानवीय चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास थर्ड है, किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? ये कहने वाले हैं लास्की महोदय। लास्की महोदय के द्वारा ये बात बताई गई है कि विधि शास्त्र जो होता है, जो जूरिस्प्रूडेंस होता है, वो विधि शास्त्र विधि का नेत्र होता है। अब इसके जब एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि का वह नेत्र है जिसके आधार पर हम विभिन्न विधियों को समझ सकते हैं। मीन्स कि इनके कहने का मतलब है कि अगर हमको विधि लॉ को हमको समझना है तो विधि शास्त्र को हमें जानना पड़ेगा। जो लास्की महोदय बता रहे हैं ये जो विधि शास्त्र है, ये जूरिस्प्रूडेंस है, इसको नेत्र कहा गया, मीन्स कि आई ऑफ लॉ कहा गया है जूरिस्प्रूडेंस को। यह वह विज्ञान है जिसका कसौटी पर हम विधियों को परख सकते हैं और उनका अनुसंधान कर सकते हैं और उसमें अनुसंधान भी हम कर सकते हैं। ये बात लास्की के द्वारा बताई गई है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? कौन देखता है कि नियम जो है, जो विधि शास्त्र है, एक व्यवस्था के रूप में है? तो व्यवस्था का मतलब क्या है? मीन्स की एक अरेंजमेंट ऑर्डर के रूप में है। तो ये हार्ट के द्वारा देखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हार्ट होगा। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन से कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग में आपके ज़्यादा देर तक बना रहता है और जब ज़्यादा देर तक बना रहेगा तो आपका एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो आप
करेक्ट टिक करके आएंगे, इसमें रॉन्ग आपको नहीं होगा। अब ये बात कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। अब हार्ट का पूरा नाम क्या है? एचएलए हार्ट इनका नाम है। एचएलए हार्ट विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। इनका मानना है कि जो विधि शास्त्र होता है, जो जूरिस्प्रूडेंस होता है, वो एक व्यवस्था होता है, हार्ट विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट मिल गया कि हार्ट महोदय जो है ये विश्लेषणात्मक स्कूल से मीन्स की एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस से ये क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। हार्ट ने ऑस्टिन से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता, न्याय मीन्स जस्टिस और नैतिकता से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। जो न्याय है, जो जस्टिस है और जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों एक साथ चलेगी, ये दोनों संगामी हैं। मीन्स कि न्याय जहाँ पे होगा वहाँ पे नैतिकता होगी, जहाँ पे नैतिकता होगी वहाँ पे न्याय होगा। ये बात एचएलए हार्ट महोदय के द्वारा कही जा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। सबसे तो पहले आप इस क्वेश्चन का वेटेज को देखिए, ये कहाँ कहाँ पूछा गया। यूपी पीसीएस 2003-2009 में, यूपी पीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया। मीन्स कि ये जब यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हमारे यूपी पीसीएस जे के लिए तो क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट होगा। इसलिए रेलेवेंट होगा क्योंकि ये हमारा सिलेबस है, हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस। तो दोस्तों मैं हर एग्जामिनेशन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि किस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। आप इसको ध्यान में देते रहेंगे कि हाँ ये किस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, और इससे आप क्वेश्चन के वेटेज को समझते रहेंगे कि हाँ क्वेश्चन का वेटेज क्या कह रहा है हमारे लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, विधिक दर्शन में कैटेगोरिकल इंपरेटिव मीन्स की सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था, ये इमैनुअल कांट जी के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जो कि अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप और बेहतर समझ सकते हैं। इसमें लिखा है जर्मन विधि शास्त्री एवं दार्शनिक इमैनुअल कांट। सबसे तो पहले यहाँ पे आपको एक फैक्टर मिल गया कि ये जर्मन से रिलेटेड है, इनका घर जो है वो जर्मन में। जर्मन विधि शास्त्री एवं दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इंपरेटिव निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इनके द्वारा बताया गया है कि ये निरपेक्ष आदेश है, इसी सिद्धांत को इसमें प्रतिपादित किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें कहा है किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता कहा है। मीन्स की लॉयर एक्स्ट्रावर्जन किसके द्वारा ये बात कही गई है? तो ये जो हमारे हैं जूलियस स्टोन महोदय हैं, जूलियस स्टोन महोदय के द्वारा ही बताया गया है। जो जूरिस्प्रूडेंस होता है वो अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता मीन्स की लॉयर एक्स्ट्रावर्जन नाम इन्होंने ही निरूपित किया है। जब आप इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो ये बात और आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक लीगल सिस्टम एंड द लॉयर्स रीजनिंग और द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता मीन्स की लॉयर एक्स्ट्रावर्जन कहा है। इसका आशय यह होता है कि अधिवक्ता वर्तमान ज्ञान के स्रोत होते हैं। जो मीन्स की जो एडवोकेट होते हैं वो वर्तमान ज्ञान के स्रोत होते हैं। मीन्स की अगर जिसको एडवोकेसी करना है उसको कम से कम लॉ को तो जानना ही पड़ेगा, लॉ के सारे सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो जो विधि शास्त्र होता है उसके वो एक्स्ट्रा वर्जन होते हैं। मीन्स कि जो भी लॉ बना है, जिस लॉ पे हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, हम किस पे बात करते हैं? हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे बात करते हैं। तो जूलियस स्टोन महोदय ने कहा है कि जो लॉ होता है वो अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता है। मीन्स कि वो पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कहाँ पे? कोर्ट ऑफ लॉ में। कहीं फालतू जगह पे इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसीलिए इन्होंने बताया कि जो विधि शास्त्र होता है वो अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता होती है, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन होता है। ये बात जूलियस स्टोन के द्वारा बताई गई है। मैंने इस बात को कई बार आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक, इन्होंने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा था। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र बताया था, क्रियात्मक विधि शास्त्र बताया था और न्याय के सिद्धांत में विभाजन किया था। इन्होंने जो जूरिस्प्रूडेंस को विभाजन किया था इसी 3 भागों में विभाजित किया था। कौन? जूलियस स्टोन महोदय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधि का बाह्य दर्शिता है? मीन्स कि बाहरी रूप से देखा जा सकता है। यह भी बात जूलियस स्टोन के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल हैं। ये बात किसने कहा? ये बात जूलियस स्टोन महोदय ने ही कहा है। इसलिए जूलियस स्टोन महोदय ने कहा है कि जो वकील किस बेस पे केस लड़ते हैं, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे लड़ते हैं, वो एविडेंस पे लड़ते हैं, वो फर्जी तरीके से केस को नहीं लड़ा जाता। अगर कोई आर्गूमेंट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो हम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है, जूलियस स्टोन महोदय ने कहा है कि जो विधि शास्त्र होता है ये वकीलों के लिए कच्चे माल की तरह है। जो जूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने अपनी बात कही है, ये वकीलों के लिए जो लॉ है ये उनके लिए कच्चे माल की तरह मीन्स की रॉ मटेरियल है। तो ये बात जूलियस स्टोन के द्वारा कही गई है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, इनके एक्सप्लेनेशन में क्या कहा रहा है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने कहा है कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक दी प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ में कहा है कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का बाह्य दर्शिता है। मीन्स की जो जूरिस्प्रूडेंस है वो विध्यात्मक विधि का बाह्य दर्शिता है। ये
इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जूलियस स्टोन महोदय के द्वारा लिखी गई है। ये आप बस बुक का नाम याद रखिएगा, द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ नामक पुस्तक जूलियस स्टोन महोदय के द्वारा लिखी गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एवं निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। ये बात जेरेम फ्रैंक के द्वारा कही गई है। अब जेरेम फ्रैंक महोदय क्या कहना चाहते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। उपर्युक्त कथन विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। मीन्स की जो विधि की निश्चितता है, जो सर्टेनिटी ऑफ लॉ है, वो एक कपोल कल्पना है। जेरेम फ्रैंक का ये एक अमेरिकी यथार्थवादी थे। अमेरिकी यथार्थवादी मीन्स की रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ से रिलेटेड करते हैं। रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के फादर कौन है? जो होम्स महोदय हैं, वो रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के फाउंडर हैं। मीन्स की पिता उन्हीं को कहा जाता है रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ का। रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ में कौन सी विधि बनाई जाती है? जज मेड लॉ को हम लोग रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे आपने जैसे जेरेम फ्रैंक महोदय को देखा, जेरेम फ्रैंक महोदय को देखते हुए आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। पहली बात की, ये रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ से बिलोंग करते हैं। रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ क्या होता है? रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ वो थ्योरी होता है जिसमें जज मेड लॉ होता है, उसको रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। और रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के फादर कौन है? होम्स महोदय रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के फादर है। ये इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों, जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता जा रहा है, जो मैं जान रहा हूँ, वो नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक क्वेश्चन से आप पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। यह कथन एलन महोदय का। एलन महोदय इसी प्रकार का कथन करते हैं। जब इसके व्याख्यान को आप देखते हैं तो समझते हैं। उपर्युक्त कथन विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री एलन का है। मीन्स की जो विश्लेषणात्मक विचारधारा मीन्स की एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के विधि शास्त्री एलन का है। एलन अपनी किताब लीगल ड्यूटी, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उसका बुक का नाम है लीगल ड्यूटी, में विधि शास्त्र को विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कहा है। इन्होंने बताया है कि ये मूलभूत वैज्ञानिक संश्लेषण है। और बाकी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। ये किसने कहा? ये बात सीके एलन महोदय के द्वारा कहा गया है कि जो विधि शास्त्र है वो मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। अब देखिए, वैज्ञानिक संश्लेषण की जब बात आती है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये बात यहाँ पे साइंस की जा रही है। तो अब विज्ञान से मीन्स की साइंटिफिक तरीके से इन्होंने लॉ को जो देखा है, जिस नज़रिए से इन्होंने लॉ को देखना चाहा, वो साइंटिफिक तरीके से इन्होंने अपने लॉ को देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 की। अब इसमें क्या कहा है? विधि से अभिप्राय है, विधि राज्य का संपूर्ण विधि विधान होता है। जो भी विधि होता है, जो भी लॉ होता है, वो विधि वो क्या होता है? वो संपूर्ण विधि विधान होता है। किसी राज्य का, अगर किसी राज्य में मीन्स किसी स्टेट में, किसी कंट्री में अगर वहाँ पे लॉ नामक चीज़ नहीं रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा? पूरा कियोस मच जाएगा। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। किसी को कुछ फंडामेंटल चीज़ के बारे में पता ही नहीं रहेगा। भाई वहाँ पे लॉ है ही नहीं है, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा अफरा तफरी मच जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। विधि से अभिप्राय राज्य के संपूर्ण विधि विधान से होता है। यह किसी विशिष्ट कानून तक सीमित नहीं रहता। यह जो है ये किसी विशिष्ट जगह तक सीमित नहीं रखता है। वस्तुतः विधि के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष विधि और विधि का बल रखने वाले कोई अध्यादेश, कोई आदेश, कोई उपविधि, कोई नियम, कोई विनियम, कोई अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा इत्यादि सभी सम्मिलित माने जाते हैं। ये किसमें माने जाते हैं? ये सभी के सभी विधि के अंतर्गत आते हैं, सभी लॉ के अंतर्गत आते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 13 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। कोई कस्टम हो गया, कोई रूल हो गया, कोई लेजिस्लेशन हो गया, कोई अध्यादेश हो गया, कोई विनियमन हो गया, कोई भी चीज़ होता है तो ये यहाँ पे उसको हम लोग लॉ कंसीडर करते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया। आप अगर पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 13 यहीं पे जाकर के देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहा है सामाजिक संविदा। व्हाट डू यू मीन बाय सामाजिक संविदा? सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रोसियस महोदय के द्वारा सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब इनके एक्सप्लेनेशन को जब आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता हॉलैंड के विधिवेता ह्यूगो ग्रोसियस ने राज्य एवं जनता के मध्य बढ़ते विरोध को शांत कराने के लिए सामाजिक संविदा मीन्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, समाज में इस प्रकार का कियोस उत्पन्न हो रहा था, उसी को देखते हुए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। सबसे पहली बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिपादन करने वाले कौन है? ये ग्रोसियस महोदय हैं। हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तृत विवेचना किया। देखिए इनके साथ साथ कौन है? इनके साथ साथ सिर्फ ग्रोसियस महोदय ही नहीं है, इनके साथ साथ हॉब्स भी हैं, लॉक भी हैं, रूसो भी हैं। ये सभी लोग सामाजिक सिद्धांत के बारे में मीन्स कि अगर सोशियोलॉजी आप कभी पढ़े होंगे तो जीवन में कभी ना कभी आप इन लोगों का नाम पढ़े होंगे। हॉब्स का नाम पढ़े होंगे, रूसो का नाम पढ़े होंगे, लॉक का नाम पढ़े होंगे, ग्रोसियस महोदय का नाम पढ़े होंगे। इसलिए पढ़े होंगे क्योंकि ये समाज देखते हैं। ये यहाँ पे इनकी बात को
लिखा भी जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थ्योरी के बारे में ये बात करते हैं। मीन्स कि समाज को देखते हैं, समाज में नियम को देखते हैं, समाज में व्यवस्था को देखते हैं, समाज में किसी प्रकार का कियोस तो उत्पन्न नहीं होता है, उसी को देख करके ये लोग काम करते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो और ग्रोसियस, ये लोग समाजशास्त्रीय संविदा से रिलेटेड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। जो राजनीतिक समाज का आधार है वो क्या है? वो सामाजिक संविदा है। ये बात ग्रोसियस ने कहा है। अभी आप लोगों ने ग्रोसियस महोदय को देखा है कि ये समाजशास्त्री को देखते हैं, समाज को देखते हैं, ये सोशल को देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थ्योरी का पहला प्रतिपादन इन्होंने ही किया। अब इनके एग्जाम इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक तथा ये तीनों सामाजिक संविदा को अपने विचारों में रखा है, किंतु इन तीनों ने ग्रोसियस 1583 से लेकर के 1645 में सर्वप्रथम सामाजिक संविदा पर अपना सिद्धांत खड़ा किया। संक्षेप में उनका विचार यह है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। जो राजनीतिक होता है वो समाज का आधार होता है और वही समाज का सामाजिक संविदा करता है, वही समाज में संविदा करने के लिए मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए। नैसर्गिक विधि का विचारण सर्वप्रथम प्रकट किया था। नैसर्गिक विधि का मतलब मीन्स कि नेचुरल लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो ये यूनान में पैदा हुआ था। यूनान में ग्रीक विचारधारा से ये आया। जो नेचुरल जस्टिस है, जो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ये इसकी उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। माना जाए तो लॉ का भी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ग्रीक से हुआ है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ग्रीक होगा, यूनान होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में जब किसी भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन आया रहता है और उस आयोग के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें गलती मिलने की पॉसिबिलिटी नाम मात्र रहती है। इसमें गलतियां होती हैं लेकिन बिल्कुल गलतियां कहा जाए 99.9% इसमें गलतियां कम होती हैं। इसलिए गलतियां कम होती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? आयोग के द्वारा। और आयोग देखिए सब पे अपना मोहर लगा के रखा। यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया, 2006 में, 2007 में, फिर 2004 में। इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि वहाँ पे गलतियाँ कम मिले। और आयोग भी बहुत मेहनत नहीं करना चाहता, बहुत फंसना अपने आप को नहीं और बहुत फंसाना नहीं चाहता। वो सोचता है जो क्वेश्चन प्रीवियस में मैंने पूछा है उसी में थोड़ा सा मॉडरेट करके, थोड़ा सा चेंजेस करके मैं क्वेश्चन पूछ लूँ। वो बार बार क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, कैसे बनाएगा? अगर वो क्वेश्चन बनाता है तो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो पुराना ही जो क्वेश्चन रहता है उसी को रिपीट करने का बार बार कोशिश करता है। आप इस क्वेश्चन में आने वाले ईयर को आप देख सकते हैं कि कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये किससे रिलेटेड है? यूनान या ग्रीक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्वेश्चन में सिंपल ही पूछा है कि जो विधि शास्त्र है, जो नैसर्गिक विधि कहाँ से आया है? तो ये ग्रीक से आया है। बस इतना ही ये बात में कह रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी। अब किसके द्वारा रखी गई थी? हेराक्लिटस महोदय के द्वारा नैसर्गिक विधि की आधारशिला को रखी गई थी। नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का दर्शन यूनानी ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में पाया जाता है। उन्होंने प्रकृति के 3 लक्षण डेस्टिनी, ऑर्डर और रीजन को बताया था। उन्होंने यही 3 चीज़ को बताया था कि पहले हमारी डेस्टिनी होनी चाहिए, फिर किसी प्रकार का ऑर्डर होना चाहिए, फिर किसी प्रकार का रीजन होना चाहिए। हेराक्लिटस का मानना था कि प्रकृति की वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है तथा उनमें पारस्परिक सामंजस्य की व्यवस्था भी है। मीन्स कि समाज हर एक चीज़ दिया है, नेचर हमको हर एक चीज़ दिया, उसमें किस चीज़ की आवश्यकता थी? एक ऑर्डर की ज़रूरत थी, एक रीजन की ज़रूरत थी और एक डेस्टिनी की ज़रूरत थी। अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम किस तरह से हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। फिर प्रिपरेशन पहले हमारा कंडक्ट होगा कि हाँ हम इस चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके बाद से हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे और उस प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा कर देंगे कि हमको वो चीज़ें क्या होती है, मिल जाएंगी। तो वही चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि जो समाज है, समाज में हर एक व्यवस्था उपलब्ध थी। नेचर के द्वारा हर एक चीज़ को हमको प्रदान किया गया था। हमको उसको किस तरह से पाना है, किस तरह से उसको कंजर्व करना है, किस तरह से उसको प्रिजर्व करना है, ये नैसर्गिक विधि शास्त्र के द्वारा हमको बताया गया। ये हेराक्लिटस महोदय के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? अब कौन सा सिद्धांत जो है जो नैसर्गिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ये परिस्थापित प्रतिभूति का जो सिद्धांत है ये नैसर्गिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। समस्त प्रक्रिया का सिद्धांत पक्षपात का सिद्धांत है एवं युक्तता का सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। नैसर्गिक विधि की विचारधारा पक्षपात न करने पर जोर देती है। जो नैसर्गिक विधि की विचारधारा है ये पक्षपात न करने पर जोर देती है, जबकि परिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत नैसर्गिक विधि से संबंधित सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है वो नैसर्गिक विधि से संबंधित सिद्धांत की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र प्राकृतिक नैसर्गिक विधि शास्त्र से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। देखिए निगेटिव टर्मिनोलॉजी
में पूछ रहा है कौन नैसर्गिक विधिशास्त्र से संबंधित नहीं है, तो केल्सन महोदय हैं। आपको पता है केल्सन महोदय नैसर्गिक विधिशास्त्र से संबंधित नहीं है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। केल्सन को विधिशास्त्र का विश्लेषणात्मक विचारधारा का आधुनिक विधिशास्त्र कहा जाता है। केल्सन तथा उनके अनुयायियों को सामूहिक रूप से विधिशास्त्र की वियना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है। केल्सन ने विधिशास्त्र का विशुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए केल्सन से अब रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया, केल्सन ने क्या प्रतिपादित किया था? तो केल्सन ने प्रतिपादित किया था विधि के विशुद्ध सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में केल्सन महोदय बताए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री नैसर्गिक विधि शाखा का विरोधी था? तो जेरेमी बेंथम जो थे ये नैसर्गिक विधि शाखा के विरोधी थे। ये नहीं मानते थे नैसर्गिक विधि शाखा को, ये नहीं मानना चाहते थे नैसर्गिक शाखा को, मीन्स की नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस को, नेचुरल स्कूल को ये नहीं मानना चाहते थे। इनका कहना ये था। इमैनुअल कांट, स्टेमलर तथा जॉन राल्स ये तीनों नैसर्गिक विधि शाखा के विधिशास्त्री हैं। ये जो तीनों लोग हैं, इमैनुअल कांट है, स्टेमलर है तथा जॉन राल्स, ये तीनों नैसर्गिक शाखा के विधिशास्त्री हैं। जबकि जेरेमी बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा के विचारक है। ये ऑस्टिन की भी भांति प्रक्रियात्मक विधि सिद्धांत के आलोचक थे। ये जैसे ऑस्टिन थे उसी तरह से ये भी क्या हैं, ये भी आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानिक दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो जो यूनानिक दर्शन का जो जन्मदाता है वो सुकरात महोदय हैं। सुकरात के द्वारा ही यूनानिक दर्शन को देखा गया है, इन्हीं के द्वारा बताया गया कि यूनानिक दर्शन क्या होता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानिक दार्शनिक की आधारशिला हेराक्लिटस ने 500 ईसा पूर्व में रखी थी। साफिस्ट ने हेराक्लिस्ट के विचार को अपनाकर यूनानी दार्शनिकों को धर्म से अलग किया। सुकरात 469 से लेकर 395 ईसा पूर्व तक फिर साफिस्ट के विचार को अपनाया तथा उसमें सुधार किया। प्लेटो 427 ईस्वी से 347 ईसा पूर्व सुकरात के विचार को चार वार्तालापों में वर्णित किया गया। अरस्तु 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व में आते हैं। और रोम में स्टोइक्स विचारधारा, जो रोम में स्टोइक विचारधारा पहली थी, रोम में स्टोइक विचारधारा अरस्तु के सिद्धांत को आधार बनाया, परंतु उसे एक नीति शास्त्रीय सिद्धांत के रूपांतरित कर दिया। इसके अनुसार सारा विश्व युक्ति से शासित होता है। जो सारा विश्व होता है, जो सारा कंट्री होता है, ये एक प्रकार की युक्ति से शासित होता है। स्टोइक दर्शन के प्रवर्तक जोन का समय 300 से लेकर 260 ईसा पूर्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुकरात सर्वोत्तम उत्तर होंगे। जो प्रश्न पूछा गया है इसके जो सर्वोत्तम में सबसे सफिशियंट जो इनका उत्तर होगा वो सुकरात महोदय यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होंगे। आप ईयर भी देख सकते हैं किस ईयर में कौन कौन से वो विधिशास्त्री आए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधिशास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पे जो सुकरात महोदय हैं वही संबंधित है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्राकृतिक या नैसर्गिक विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत के अनुयायियों में सुकरात अग्रगण्य है। मीन्स कि सुकरात अग्रगण्य का मतलब होता है सुकरात सबसे फर्स्ट है। सुकरात का विचार था कि राज्य की विधि का अनुपालन प्राकृतिक विधि के आदेश है। फिर भी मनुष्य को अंतर्दर्शन के प्रकाश में उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। मीन्स कि इसका इस प्रकार से आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था। धार्मिक चरित्र, जहां धार्मिक चरित्र आ गए तो देखिए यहाँ पे धार्मिक चरित्र कौन दे सकता है? कोई संत दे सकता है, कोई महात्मा दे सकता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो धार्मिक चरित्र दिया गया था वो महोदय संत अगस्टाइन के द्वारा दिया गया था। अब संत अगस्टाइन क्या कहते हैं? संत अगस्टाइन के अनुसार नैसर्गिक प्राकृतिक विधि मनुष्य पर लागू किया जाने वाला ईश्वरीय आदेश है। नैसर्गिक विधि दैवीय, मीन्स जो नैसर्गिक विधि होता है, जो नेचुरल लॉ होता है वो डिवाइन लॉ होता है। मीन्स कि दैवीय लॉ होता है तथा देवी से रिलेटेड होता है। तथा एक अलिखित विधि है, यह विवेक की विधि होती है। जो डिवाइन लॉ होता है वो अलिखित विधि होता है। अब भगवान तो लिख करके देंगे नहीं, वो कैसा लॉ होगा? वो डिवाइन लॉ होगा, वो लिखा नहीं गया होगा, अनरिटेन होगा, जो ताम्र पत्रों या स्तंभों पर अंकित नहीं है, बल्कि यह नैतिक युक्त विवेक है जिसका समस्त विश्व अनुशासित होता है। मीन्स कि ये कहीं बात लिखी नहीं गई है कि भगवान को पूजा करना है। जब हम लोग समाज में जब हम लोग पहुंचे तो सबसे पहले हमको ये थोड़े नहीं पता था कि ये भगवान होते हैं, इनका पूजा करना है। तो जो आदि मानव थे इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे कल्पना किया कि हाँ इस प्रकार से भगवान होंगे, इस प्रकार से इनकी पूजा की जाएगी, इतने देवी देवताएं होंगे। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ये बात कहीं लिखी नहीं गई है। ये बात हमको कौन समझा रहा है? ये समझाने का काम संत अगस्टाइन महोदय के द्वारा ये बात
कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, अंधकार युग में नैसर्गिक विधि के एक नया विवेचन दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? अंधकार युग, एक डार्क एज आया था, उसी डार्क एज के बारे में बताया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो ये महोदय संत अगस्टाइन के द्वारा किया गया था प्रतिपादन। इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। प्राचीन सभ्यता के लोप के बाद, प्राचीन जो सभ्यता था उसका लोप हो गया था, उस खत्म हो गया था, उसके बाद से डार्क एज में संत अगस्टाइन, एम्ब्रोस तथा ग्रोगरी आदि ईसाई पादरियों ने नैसर्गिक विधि का एक नया निर्वचन दिया। इस विचार ने ईश्वर को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत बताया। मीन्स कि ये जो विचार दिया गया, इसमें बताया गया प्रकृति का जो मूल स्रोत है वो कौन है? वो प्रकृति का मूल स्रोत जो है वो भगवान है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ बताया जाता है प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्राकृतिक तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है। यह किसने कहा? ये ह्यूगो ग्रोसियस महोदय के द्वारा ये बात बताई गई थी। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। ग्रोसियस का विचार था कि राज्य द्वारा निर्मित विधियों के अतिरिक्त भी मनुष्य अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु कुछ नियमों का संकल्प अभिलाषा करता है, जिसको प्राकृतिक विचारधारा प्रदान करती है, जिसको कि प्राकृतिक विचारधारा प्रदान करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है। ये किसको श्रेय दिया जाता है? ये स्टेमलर महोदय को इसका श्रेय दिया जाता है। 19वीं शताब्दी। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर में 19वीं शताब्दी का था कौन? तो यहाँ पे था स्टेमलर महोदय था। लेकिन अब आपको जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे 19वीं शताब्दी के ये थे। ग्रोसियस 1583 से लेकर के 1664 ईस्वी तक, लग 1632 से लेकर 1704 ईस्वी से, हब्स 1588 से लेकर के 1679 ईस्वी तक थे, तथा स्टेमलर 1859 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक रहे। अतः स्टेमलर उपर्युक्त उत्तर होंगे, क्योंकि यही मात्र 19वीं शताब्दी में हैं। जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको अगर थोड़ा भी अगर आइडिया रहेगा, मैं पूरा लर्न करने के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, बस आप थोड़ा आइडिया दिमाग में रखिएगा कि ये कब के हैं, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विधि नहीं है? जो सजीव विधि होती है वो प्राकृतिक विधि नहीं होती। जो सजीव विधि होती है वो प्राकृतिक विधि नहीं होती। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक विधि का आधार स्रोत भिन्न भिन्न होता है। जो प्राकृतिक विधि का जो आधार स्रोत होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कारण विधि विचारकों को इसको अनेक नाम दिए गए। प्राकृतिक विधि को ईश्वरीय प्रदत्त मानने वाले विधि शास्त्री ने इसे दैवीय विधि, इसे डिवाइन लॉ के नाम से भी संज्ञा दिया, जबकि इसको सार्वलौकिक स्वरूप के कारण कुछ विद्वानों ने इसे सार्वलौकिक यूनिवर्सल लॉ और अनेक विधि शास्त्रियों ने इसे नैसर्गिक विधि मीन्स की मोरल लॉ या विवेकशील विधि के नाम से भी संबोधित किया, तथा कुछ अन्य इसमें प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ, लॉ ऑफ नेचर, शाश्वत विधि एवं मानव की विधि कहलाता उचित समझते हैं, क्योंकि यह मानव की नैसर्गिक शक्ति की उपज है। सजीव विधि जो लिविंग लॉ होती है, समाजशास्त्रीय विचारधारा यूगेन इहर्लिच से संबंधित है। इस प्रकार सजीव विधि प्राकृतिक विधि की अवधारणा नहीं है। जो प्राकृतिक विधि होती है वो इसकी अवधारणा नहीं होती है। ये बात इसके एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनरुज्जीवन के लिए श्रेय दिया जाता है। ये स्टेमलर महोदय को दिया जाता है। अब देखिए इनके एक्सप्लेनेशन को, ये क्या कहना चाहते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि, 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में नेचुरल लॉ थ्योरी सिद्धांत का पुनर्जीवन करने का श्रेय स्टेमलर महोदय को दिया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक विधि को मानव की संकल्प शक्ति वायलेशन निरूपित किया है। प्राकृतिक विधि को पुनर्जीवन प्रदान करने में डेल वेकियो, गेनी लीफर, फूलर का भी उल्लेखनीय योगदान है। इन लोगों का भी क्या है? उल्लेखनीय योगदान है। आप इन लोगों का नाम एक बार देख सकते हैं, कौन कौन है। डेल वेकियो हैं, गेनी लीफर हैं और फूलर भी उल्लेखनीय योगदान किए। जॉन लॉक 1632 से 1704 ईस्वी 18वीं सदी के प्राकृतिक विधि के विचारक हैं। यहाँ पे साफ साफ ये बात बता दी गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे बता रहा है अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती है, अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। ये बात स्टेमलर के द्वारा कही गई है। स्टेमलर महोदय इस प्रकार का बात करते हैं। अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। विधिशास्त्री स्टेमलर, जो जूरिस्ट स्टेमलर है, विधिशास्त्री स्टेमलर यह विचार रखते हैं कि प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ होती है। अपनी महत्वपूर्ण कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने विचार व्यक्त किया। इस प्रकार का इन्होंने विचार को व्यक्त किया है। कौन? स्टेमलर महोदय के द्वारा इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक बुक आ जाता है, टेकिंग राइट सीरियसली। पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो टेकिंग राइट सीरियसली
सीरियसली पुस्तक के लेखक हैं ये डवार्किन महोदय के द्वारा ये टेकिंग राइट सीरियसली नामक पुस्तक लिखी गई है। बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए यूपीसीजे 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना है। टेकिंग राइट सीरियसली, बुक का भी नाम सीरियसली है, टेकिंग राइट सीरियसली, हमें क्वेश्चन को भी सीरियसली ही लेना है। टेकिंग राइट सीरियसली रोलांड डवार्किन द्वारा कानून के दर्शन के बारे में 1977 में लिखी पुस्तक है। इसमें न्यायिक विवेक, संवैधानिक व्याख्या और विधायी नैतिकता पर हार्ट डेल वेकियो की महत्वपूर्ण चर्चा शामिल किया गया। जो इसमें हार्ट डेल वेकियो की जो महत्वपूर्ण चर्चा है उस बुक में उन्हीं के चर्चा के बारे में इसमें लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है? अब नैसर्गिक विधि का आलोचक कौन हो सकता है भाई? संत अगस्टाइन हो नहीं सकते हैं, संत थॉमस एक्विनास हो नहीं सकते, अरस्तु हो नहीं सकते, तो यहाँ पे होगा कौन? बेंथम महोदय हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो संत जो लोग हैं वो संत के बारे में बात करेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, बेंथम नैसर्गिक विधि के आलोचक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं, जबकि संत अगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास और अरस्तु नैसर्गिक विधि विचारधारा के विधि शास्त्री हैं। इसमें यही बात सिंपल बताई गई। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है? ये कौन बताया है? एक क्राइपक बनाम भारत संघ के मामले में ये बात बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये केस है, एक क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कभी पढ़ने का मौका मिलेगा या मेरा केस लॉ का सीरीज देखेंगे तो उसमें मैंने इस केस लॉ को बताया है, एक क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। अब इसमें क्या बताया गया, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये कहा जा रहा है, एक क्राइपक बनाम भारत संघ के वाद में के अनुसार नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना है। जो नैसर्गिक न्याय होता है, जो नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस होता है, उसके उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, मीन्स कि जो नैसर्गिक न्याय का जो नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस होता है उसके उद्देश्य को किस प्रकार से सुनिश्चित करा जाए उसी के बारे में बताया गया था। उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करने की हत्या को रोकना, उसमें हत्या करने के लिए रोकने के लिए यहाँ पे बात कही गई है। इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के। क्वेश्चन नंबर 33 में ये बात बताई जा रही, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी। जब विश्व में अगर इस प्रकार का अन्याय महसूस होगा तब लॉ की खोज जारी रहेगी। ये बात किसने कहा है? ये बात लॉर्ड लायड हेम्स्टीड के द्वारा ये बात कही गई। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत न्याय प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, यह मानवता की विधि है। उपरोक्त कथन ब्रिटिश विधि शास्त्री लॉर्ड लायड ऑफ हेम्स्टीड के द्वारा ये बात कही गई है। इनका थोड़ा सा नाम विचित्र है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री कौन थे? हीगल महोदय ही दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री थे। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए, हीगल विधि शास्त्र की दार्शनिक विचारधारा तथा ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री थे। सर हेनरी मेन ऐतिहासिक शाखा के विचारधारा थे, विधि शास्त्री थे। मैक्स वेबर तथा हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री सामाजिक शाखा के विचारधारा थे, समाजशास्त्री विचारधारक थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें दिया निम्नलिखित विधि शास्त्र की व्याख्या में से किसने स्टोइक दर्शन में अपना अभिव्यक्ति पाई है? तो ये नैसर्गिक विधि शाखा में इन्होंने अपना दर्शन पाया है। जब इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक जीनो 300 से लेकर के 260 ईसा पूर्व थे। स्टोइक ने संपूर्ण विश्व में व्याप्त विवेक के सार्वभौमिक तत्व को विधि और न्याय का आधार माना है। सारा विश्व युक्ति से शासित होता है। जो सारा विश्व होता है यह युक्ति से शासित होता है। इनका का नाम ये था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में बताया जा रहा है, व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। व्यक्ति जो होता है उसको राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसने किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाना चाहिए। ये बात सुकरात महोदय के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर लॉ बनाए, जिस स्टेट में आप रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री के लॉ को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं आप मानना चाहते हैं, आपको उस कंट्री का लॉ नहीं पसंद आ रहा, तो आप देश छोड़िए और दूसरे देश में चले जाइए, मीन्स दूसरे राज्य में चले जाइए। ये बात सुकरात महोदय का, आप लोग इसको फोर्स दे करके याद करिएगा, क्योंकि ये यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया था। अब हो सकता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे भी लॉ में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे लॉ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। सुकरात ने राज्य की विधि तथा व्यक्ति के संबंध का विवेचन करते हुए कहा है कि व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे उस राज्य को छोड़कर चले जाना चाहिए। सुकरात विधिशास्त्र की प्राकृतिक शाखा के विचारक थे। ये प्राकृतिक विधिशास्त्र के विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पे सुकरात महोदय ही यही संबंधित है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इनका एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन इनका ये कर रहा है, एक्विनास प्राकृतिक विधि की विचारधारा के मध्यकालीन विचार विधि शास्त्री हैं, तथा ग्रोसियस पुनर्जागरण काल के मीन्स की रेनेसां काल के, तथा कोहलर 20वीं शताब्दी के विधि शास्त्री हैं। सबसे प्राचीन सुकरात 469 से लेकर के 399 ईसा पूर्व के हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में ये बताया जा रहा है, विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन अरस्तु महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। अरस्तु ने स्पष्ट किया है कि किसी एक व्यक्ति के शासन से विधि का शासन श्रेष्ठकर है। विधि शासन से तात्पर्य केवल ईश्वरीय और युक्ति विवेक का शासन है। इसलिए अरस्तु ने विधि की परिभाषा देते हुए कहा है कि विधि सभी प्रकार के मनोभावों से मुक्त होता है। अरस्तु ने उच्च विधि के रूप में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की व्याख्या कर इसका मूल आधार बताया इसी को। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया जा रहा है, मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया है? तो जो मानवाधिकारों की संकल्प श्रृंखला है, इसको जन्म दिया है नैसर्गिक विधि शाखा ने, मीन्स नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ ने दिया है। अब यहाँ पे जब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि शाखा का उदय प्राचीन यूनान में हुआ है। यह शाखा विधि को प्राकृतिक या ईश्वर की उत्पत्ति मानती है। चूंकि प्रकृति ने सभी को एक समान तथा बराबर स्थान दिया है, अतः यह मानना ही है कि मनुष्य बिना किसी भेदभाव के समाज एवं सम्मान एवं स्वतंत्रता है। मीन्स कि प्रकृति ने जो भी चीज़ दिया है सबको समान रूप से दिया। अगर एक पेड़ प्रकृति ने उगाया है धरती से, अगर उस पेड़ का उदय हुआ तो वो उस पेड़ का फल सभी कोई खा सकता है। प्रकृति ये नहीं कर रही, प्रकृति मना नहीं कर रही कि नहीं मेरे पेड़ का फल सिर्फ यही व्यक्ति खाएगा। नहीं, प्रकृति नहीं मना करती। यहाँ पे लोगों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, लोगों के द्वारा बाइंडिंग करके रखा जा रहा है कि नहीं ये पेड़ मैंने लगाया तो इस पेड़ का फल मैं खाऊंगा। प्रकृति इस प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करती है लोगों के, वो सभी को समान रूप से देखती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, परिवर्तित अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे स्टेमलर महोदय। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। 20वीं शताब्दी में स्टेमलर, डेलवेकियो, गेनी लीफर, कोहलर आदि विधि शास्त्रियों ने प्राकृतिक विधि विचारधारा का पुनरुद्धार किया है। स्टेमलर का मत है कि कोई भी आदर्श एब्सोल्यूट नहीं होता, वह समय तथा स्थानानुसार परिवर्तन होता है। ये बात किसने बताया है? ये बात स्टेमलर महोदय के द्वारा बताई गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 की यहाँ पे हम बात करते हैं। स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया है। अब किस किस भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में इसी तरह से दो भागों में विभाजित किया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। इनके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है स्टेमलर ने 2 भागों में, पहला विधि के विचार तथा दूसरा विधि की संकल्पना में विधि को विभाजित किया है, तथा उन्हें अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में विधि को अपवाद रहित सार्वभौमिक बंधनकारी इच्छा निरूपित करते हुए 20वीं सदी में प्राकृतिक विधि सिद्धांत का पुनरुद्धार किया है। ये बात यहाँ पे बताई गई। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, मीन्स की 42 देखेंगे। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कॉन्टेंट्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? यह स्टेमलर महोदय के द्वारा किया जाता है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेमलर ने किया है। 20वीं सदी को प्राकृतिक विधि के पुनरुद्धार काल कहा जाता है। इस समय के विचारकों में प्रमुख रूप से डेलवेकियो, गेनी लीफर और फूलर, स्टेमलर आदि आते हैं, इस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित विधिवेताओं में से किसने विधि सिद्धांत का परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया? ये स्टेमलर के द्वारा ये नाम प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित किया गया? ये सिसिरो महोदय के द्वारा प्रचारित किया गया। अब सिसिरो महोदय क्या कहते हैं? इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। सिसिरो के अनुसार प्राकृतिक विधि एक सही विधि है। यह विवेक प्रकृति से सहमत होते हुए सभी व्यक्तियों में यह प्रवर्तित अंतर्वस्तु तथा निरंतरता है। इस विधि में परिवर्तन कर देना किंचित मात्र भी स्वीकार नहीं है। अगर इस प्रकार की विधि है, अगर इसमें कोई भी प्रकार का संशोधन कर दिया जाता तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। न तो इसमें विचलित होना और न ही इसका निरसन करना किसी प्रकार से मान्य होगा। इस प्रकार में किसी भी प्रकार का इसमें संशोधन, किसी भी प्रकार का चेंजेस इसमें अनिवार्य नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का आप चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। निम्न विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ये सिसिरो के द्वारा ये बात कही गई है। जो विधि शास्त्र होता है, विधि का दार्शनिक पक्ष होता है, ये सिसिरो के द्वारा कही गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजन का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तित है। यह किसने कहा? ये जैक जूक रूसो के द्वारा ये बात कही गई है। जैक जूक्स रूसो इनका पूरा नाम है, ये रूसो के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किसने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी है? ये बेंथम महोदय के द्वारा ये नींव रखी गई। इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं बेंथम के अनुसार विधि और नैतिकता में भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। विधि का आधार तर्क होता है, साक्ष्य होता है और परीक्षण होते हैं। जैसे कि हम लोग एविडेंस लेते हैं तो एविडेंस में हमको क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए, एविडेंस चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे रीजनिंग होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए और परीक्षण होता है। इसके विपरीत आदर्श नैतिकता के नियम का सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिकता विधि के तात्विक लक्षणों में विद्यमान समाहित नहीं है। इस प्रकार का चीज समाहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। यह किसके द्वारा कहा जाता है? ये बेंथम महोदय के द्वारा कहा जाता है। इनके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में ये क्या कहना चाहते हैं? विधि की विश्लेषणात्मक शाखा के प्रवर्तन में से एक ब्रिटिश विधिशास्त्री बेंथम ने नैतिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगितावाद मीन्स की यूटिलिटेरियन थ्योरी के बारे में उपयोगितावाद सिद्धांत को लागू किया। बेंथम ने उपयोगिता को सुख का पर्यायवाची मानते हुए उन्होंने अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर पर आधारित किया। उन्होंने कहा है कि प्रकृति में मानव को सुख और दुख इन दो शक्तियों के साम्राज्य के अधीन रख सकते हैं। इस प्रकार के साम्राज्य में हम रख सकते हैं व्यक्तियों को कि अधिक से अधिक लोगों को अगर समाज में है तो उनको अधिक से अधिक सुख दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से किसने उपयोगितावाद का प्रवर्तन करना माना जाता है? ये बेंथम महोदय को माना जाता है, अभी आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 50, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जेरमी बेंथम महोदय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इनके जब एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख सिद्धांत को उपयोगितावाद का आधार मानने वाले विधिशास्त्री जेरमी बेंथम की कृति है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। इसकी अन्य कृति नैतिक एवं विधायन के सिद्धांत का परिचय तथा फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स सन 1976 में प्रकाशित बेंथम की ये प्रथम पुस्तक थी। ये जो पुस्तक का जो मैंने नाम बताया ये प्रथम पुस्तक थी जो कि 1976 में प्रतिपादित किया गया था, मीन्स कि इसका प्रथम संस्करण लाया गया था। द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बेंथम महोदय के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है ये द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड का। इनके एक्सप्लेनेशन को द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक पुस्तक बेंथम की कृति है। द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ दी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ऑस्टिन की ये पुस्तक है। इन लोगों के पुस्तक के बारे में सीधे सीधे पूछ लेते हैं ये किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी आप लोगों ने देखा बेंथम के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या होता है? विधिशास्त्र के विषय को किसके व्याख्यात्मक विधिशास्त्र तथा निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो ये बेंथम के द्वारा ये सारी बातें किया गया। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। व्याख्यात आंग्ल विधिवेत्ता जेरमी बेंथम ने विधिशास्त्र को दो भागों एक्सपोजिटरी मीन्स की व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक सेंसोरियल में वर्गीकृत किया है। बेंथम ने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र को पुनः दो भागों में प्राधिकारिक और अप्राधिकारिक में तथा पुनः प्राधिकारिक व्याख्यात में विधिशास्त्र को ये स्थानीय व सार्वभौमिक में वर्गीकृत किया। इस प्रकार से बेंथम महोदय ने अपने जूरिस्प्रूडेंस को बांटा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी उपयोगिता का सिद्धांत किस विधिशास्त्री के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये जो उपयोगितावादी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया ये बेंथम महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक तथा समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक आंग्ल विधिशास्त्री जेरमी बेंथम ने व्यक्तिवादी उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये किया है किसने? बेंथम महोदय के द्वारा ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देखिए, किसने विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्ति कहा जाता है? ये बेंथम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। 56 में निम्नलिखित में से किसने उपयोगितावाद, जहां उपयोगितावाद का सिद्धांत आ रहा है वहां आपको बेंथम महोदय को टिक लगा देना, क्योंकि उपयोगितावाद यूटिलिटेरियन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बेंथम महोदय के द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया। इस प्रकार का बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, मैं उस क्वेश्चन पे आपका टाइम बर्बाद करने वाला नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंग्ल विधिशास्त्री का जनक कहा जाता है? किसे आंग्ल विधिशास्त्री का जनक कहा जाता है? ये ऑस्टिन महोदय को आंग्ल विधिशास्त्री का जनक कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल पॉजिटिव्म के प्रणेता आंग्ल विधिशास्त्री
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजी आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये ऑस्टिन महोदय को आंग्ल विधि शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, निम्नलिखित विधि शास्त्री में से कौन विधि विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रवर्तक हैं? तो जॉन ऑस्टिन ये इसके प्रवर्तक हैं, विश्लेषणात्मक विचारधारा के। दोस्तों जो नेक्स्ट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया आंग्ल विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक दी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रवर्तन किया है। बेंथम, सामंड, हॉब्स इस विचारधारा के समर्थक हैं। अन्य विधि शास्त्री हैं। ऑस्टिन ने हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानती है कि क्या नहीं मानती है कि सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विश्लेषणात्मक विधि की एक तात्विक लक्षण है। इस बात को ये नहीं मानती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। विधि के प्रति विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्री के अनुसार विधि के निम्नलिखित लक्षण है। विधि के कौन कौन से निम्नलिखित लक्षण है? फर्स्ट, विधि की प्राकृतिक समादेश विधि की प्राकृतिक समादेश की होती है, अर्थात विधि राज्य द्वारा जारी समादेश होते हैं। कोई भी विधि होती है वो राज्य के द्वारा निकाली जाती है, राज्य के द्वारा विधि बनाया जाता है। लॉ जैसे हमारे देश में सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन एविडेंस, ये सब राज्य के द्वारा निकाली गई। सेकंड, विधि जैसा कि वो है तथा जैसा कि वह होना चाहिए में अंतर किया जाना चाहिए। विश्लेषणात्मक प्रमाणवादियों ने विधि जैसी कि वो है अर्थात वास्तविक विधि को ही अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। तीसरा, विधि की अवधारणाओं का विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन से भिन्न होता है, अर्थात विधि सिद्धांतों का विश्लेषण करते समय उनके नैतिक या सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। चौथी बात जो बताई जाती है, प्रमाणवादियों के अनुसार विधि और नैतिकता एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती हैं। उनके अनुसार विधि तर्क, साक्ष्य और परीक्षण पर आधारित होती है। अभी मैंने आपसे पीछे भी बताया कि विधि किस पे आधारित होनी चाहिए? वो तर्क पे होनी चाहिए, साक्ष्य पे होनी चाहिए और परीक्षण पर वो विधि आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी है? ये ऑस्टिन महोदय के द्वारा रखी गई है। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक स्कूल के प्रणेता आंग्ल विधि शास्त्री ऑस्टिन ने आधुनिक अर्थ में सकारात्मक विधि या प्रत्यक्षवाद पॉजिटिज्म की नींव रखी। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। वास्तव में समादेश सिद्धांत प्रत्यक्षवाद का स्थापना बेंथम थे। जो इसका स्थापना करने वाले थे वो बेंथम थे, किंतु उनकी पुस्तक द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड जो 1872 में पूरी हो चुकी थी, सन 1945 में प्रकाशित हुई। जो ऑस्टिन के पुस्तक दी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 में प्रकाशित हुई थी के बाद आया। इस कारण से पूरा श्रेय ऑस्टिन महोदय को मिल गया था। अब यहाँ पे इसका केमिस्ट्री देखिए, पहले उन्होंने 1872 में लिख दिया था, लेकिन प्रकाशित पहले इनकी हो गई, तो इसलिए ये इनके पिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र के विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है? ये जो ऑस्टिन महोदय यही संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन को, ऑस्टिन विधि शास्त्र के विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है, जबकि सेविग्नी ऐतिहासिक शाखा से एवं रास्को पाउंड समाजशास्त्रीय शाखा के विधि शास्त्री। ऑस्टिन ने विद्यात्मक विधि का अज्ञापक सिद्धांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जबकि सेविग्नी ने लोक चेतना थ्योरी ऑफ वॉल्काजिस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया। डीन रास्को पाउंड ने सामाजिक यांत्रिकी द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादित कहा जाता है? विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिपादन ऑस्टिन महोदय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में कह रहा है किसने कहा है कि विधि शास्त्र मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है? ये ऑस्टिन महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। इनके एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑस्टिन ने सामान्य विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि विधि शास्त्र मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है। ऑस्टिन इंग्लैंड के विधि शास्त्री थे। जो ऑस्टिन थे वो इंग्लैंड विधि शास्त्री। इन्होंने विधि को 3 वर्गों में समाहित किया है, संप्रभुता में, समादेश में और अनुशस्ति में। जैसे पॉजिटिव लॉ होता है, इसको 3 चीजों में 3 वर्गीकरण इसका कर दिया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का वैज्ञानिक संबंधित है, विज्ञान संबंधित निश्चयात्मक विधि से संबंधित है। दोस्तों ये रहा हमारा 65 क्वेश्चन का आज का ये सेशन। दोस्तों ये सेशन खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट सेशन में कल इसका जो बात का क्वेश्चन है, मैं सभी क्वेश्चन को आपके सामने कराऊंगा, जो भी जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट और 9 माइनर लॉ का भी जो क्वेश्चन है, करंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। बस थोड़ा सा हमें समय दीजिए, समय के साथ सारी चीज़ों को मैं आपके यहाँ पे क्लियर करके रख दूंगा। तो
तो दोस्तों इस सेशन में तो इतना ही था, 65 क्वेश्चन मैं लेकर आके आया था। अब नेक्स्ट सेशन में फिर मैं कल जूरिस्प्रूडेंस के साथ आपके साथ में या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैं उपस्थित हो सकता हूं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो सुझाव हमको जरूर दें कि हाँ इस सब्जेक्ट पे सबसे पहले MCQ आना चाहिए, मैं उसी सब्जेक्ट का MCQ लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, जिससे कि हमको अप्रिसिएशन मिलता है और भी हमें काम करने की ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।